Hello students. In this video I will try to give you few more real world examples and I will try to tell you why this data structure is important for us by relating these examples with data structure. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको जाना है तो किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात की जाए तो डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। साथ ही ये भी देखा था कि जब भी अपन कोई एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाएं तो उसमें स्टैक क्यू लिंक लिस्ट को इनको ऑपरेट करने वाले अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। लेकिन उन सारे फंक्शन की फंक्शनैलिटी अपन तभी समझ सकते हैं जब हमें उसके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता हो। बड़ी बड़ी कंपनियों में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से डील करने के लिए कई सारे टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे हडूप है, स्पार्क है। इन सारे टूल्स का भी जो बेस है वो डेटा स्ट्रक्चर ही है। तो इस तरीके से हमने समझा कि डेटा स्ट्रक्चर ऑल अबाउट है कि डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाए और जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको फेच किया जाए मोर एफिशिएंटली, यही डेटा स्ट्रक्चर है। तो अब इस डेटा स्ट्रक्चर की जो नीड है और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ आपको रियल डेटा स्ट्रक्चर्स जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में बताऊंगा और उनका रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है हमारी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में एक एग्जांपल से। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस एग्जांपल को मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि आपका एक कहीं घर था पहले और अब आप अपना घर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो। तो घर शिफ्ट करने का मतलब घर का सामान शिफ्ट कर रहे हो। तो आपने एक ट्रक मंगवाया, ट्रक में पूरा घर का सामान लोड करवाया। अब घर में सामान क्या क्या था? आपके बेडरूम का सामान था, बाथरूम का सामान था, स्टडी रूम था, किचन का सामान, लिविंग रूम, मतलब इतना सारा सामान आपके घर में था। सारा का सारा सामान आपने बॉक्स में पैक किया, एक ट्रक में लोड करवाया और अगला जो घर जहाँ पे आपको शिफ्ट करना है वहाँ वो सामान पहुँचा दिया। अब इस सामान को जो आपने ट्रक में लोड किया था इसको अनलोड करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो कि पूरा का पूरा सामान जितना भी आपने ट्रक में लोड किया हुआ उठाओ और एक जगह पे एक साथ रख दो। और दूसरा तरीका है कि ठीक है अभी आपके पास जमाने का सामान समय नहीं है कि भाई उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जा सके, तो आप क्या करो कि बेडरूम का जो जो सामान है वो बेडरूम में एक साथ इकट्ठा रख दो, जो बाथरूम का सामान है वो बाथरूम में, स्टडी रूम का सामान स्टडी रूम में, किचन का लिविंग रूम का सामान उसके हिसाब से उसकी जगह पे रख दो। दो तरीके हैं, या तो पूरा का सामान पूरा का पूरा सामान उठा के एक साथ रख दो, या तो प्रॉपर जो सामान जिस कमरे का उस कमरे में उसको सेट कर दो। गॉट इट? अब ये दो तरीकों पे मैंने बात की। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आपका मन किया कि यार चलो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर लिया जाए, थोड़ा खेल कूद कर लिया जाए। आपको क्रिकेट खेलने का मन है तो आपने ये जो क्रिकेट की बॉल है इसको ढूंढने की कोशिश की। अब आप जब इस क्रिकेट को बॉल को ढूंढने की कोशिश करोगे तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहले तरीके की बात करता हूँ कि अगर आपका पूरा का पूरा सामान एक जगह एक साथ रखा हुआ है तो इस ये क्रिकेट की बॉल है ऑब्वियस बहुत छोटी सी होती है, तो इसको ढूंढने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा कि भाई वो छोटी सी बॉल है कहाँ दबी हुई है, किस सामान के नीचे रखी हुई है। तो आप हर एक सामान को हटा के देखोगे, चेक करोगे कि बॉल है कहाँ पे। अच्छा, दो संभावनाएं बनती हैं, या तो आपको ये क्रिकेट की बॉल मिलेगी नहीं, भाई काफ़ी छोटी सी बॉल है, क्या पता किस सामान के नीचे रखी हुई है। और दूसरी संभावना ये बनती है कि चलो अगर मिल भी जाएगी तो ढूंढने में काफ़ी सामान आपको उस बॉल को ढूंढने में काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, एक तरीका जो हमने पहले तरीके की बात की जहाँ पे पूरा सामान एक साथ रखा हुआ था। अब दूसरे तरीके की बात करता हूँ कि आपने क्या किया था कि बेडरूम का सामान बेडरूम में रख दिया था, किचन का सामान किचन में, स्टडी रूम का सामान इसी तरीके से स्पोर्ट्स वाली जगह पे स्पोर्ट्स का सामान रख दिया होगा। अब हो सकता है आपको क्रिकेट के अलावा वॉलीबॉल खेलने का भी मन करता हो, वो भी वहीं रखा हो, कैरम खेलते हो, इंडोर गेम्स खेलते हो, सभी सामान रखा हो। लेकिन कुल मिला के ये है कि एक जगह पे जहाँ स्पोर्ट्स का सामान है वो पूरा का पूरा स्पोर्ट्स का सामान उसी जगह पे रखा हुआ है। अब इस दूसरे वाले टेक्निक में जब आपको ये पता है कि भाई स्पोर्ट्स का सामान इस पर्टिकुलर कमरे में रखा हुआ, वहां जाके जब आप बॉल ढूंढने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको समय भी कम लगेगा उस बॉल को ढूंढने में, क्योंकि वहां केवल स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान रखा हुआ है। और दूसरी इस बात की संभावना भी है कि आपको बॉल 100% मिल ही जाएगी, थोड़ा बहुत मेहनत जरूर लगेगी लेकिन बॉल मिल जाएगी। ठीक है, दोनों तरीकों को आपने देखा। पहले तरीके में क्या हुआ प्रॉब्लम कि एक साथ एक जगह पूरा मैसी पूरा पूरा सामान रखा हुआ था तो ढूंढने में दिक्कत गई, टाइम ज़्यादा लगा, संभावना ये भी बनी कि भाई आपको बॉल मिल ही नहीं रही है। और दूसरे तरीके में इस बात का प्लस पॉइंट हो गया कि नहीं भाई आपको एक तो बॉल जल्दी मिल जाएगी और मिल ही जाएगी, इस बात की गारंटी थी। तो मैं आपको यहाँ डेटा स्ट्रक्चर को दो मुख्य पॉइंट से जोड़ता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो बात आती है रिलायबिलिटी की और दूसरी बात आती है इफिशियंसी की। रिलायबिलिटी, भरोसा। अगर हम भरोसे की बात करें और इफिशियंसी की बात करें तो भरोसे का मतलब ये है कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं वो काम हो जाएगा।
इस बात की अगर आपको गारंटी है तो डेफिनेटली आप उस सिस्टम पे भरोसा करोगे कि अगर भाई आप किसी कंप्यूटर का यूज कर रहे हो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए और वो कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब आप ट्रस्ट करते हो कि भाई नेक्स्ट टाइम भी आप वही कैलकुलेशन या उस टाइप का कोई दूसरा कैलकुलेशन होगा तो उसका यूज करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए सिस्टम का यूज करोगे। और दूसरी बात आती है इफिशियंसी, कि ठीक है साहब आप किसी कंप्यूटर का यूज कर रहे हो और आपको मान लो सपोज दैट मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर एडिशन करना है और कोई कंप्यूटर आपको 3 दिन में जाके रिजल्ट दे रहा है, 4 दिन में आपको एडिशन का रिजल्ट आ रहा है, तो आप तो भाई उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, वो सिस्टम इफिशियंट नहीं है। ठीक है रिलायबल है कि भाई ठीक है 3 दिन बाद 4 दिन बाद रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन आपका वो इफिशियंट नहीं है, क्योंकि जिस कैलकुलेशन को आप मुश्किल से कुछ सेकंडों में कर सकते हो, कुछ मिनटों में कर सकते हो, उसके लिए आपको सिस्टम 3 दिन का समय ले रहा है। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने रिलेट करने की कोशिश की कि जो पहला वाला जो तरीका था जिसमें आपने पूरे सामान को एक साथ एक जगह रख दिया था, वो ना तो एफिशिएंट तरीका था, ना तो वो रिलायबल तरीका था। रिलायबल इसलिए नहीं था क्योंकि बॉल ना मिलने की भी संभावना थी, इतने सारे सामान में बॉल को कहाँ ढूंढोगे, और एफिशिएंट इसलिए नहीं था क्योंकि आपको बॉल ढूंढने में काफी टाइम लग रहा था। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो डेफिनेटली वो एफिशिएंट भी था, क्योंकि स्पोर्ट्स वाली जगह पे एक बॉल को ढूंढना कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था। और दूसरा चीज क्या है, सिस्टम भी रिलायबल था, क्योंकि बॉल आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि वहां तो केवल स्पोर्ट्स का सामान रखा हुआ, तो कितनी जगह ढूंढनी पड़ेगी, सामने दिख जाएंगी आपको सारी चीजें। तो ओवरऑल द रीजन बिहाइंड द डेटा स्ट्रक्चर इज टू मेक द सिस्टम रिलायबल एंड एफिशिएंट। मेक द सिस्टम रिलायबल एंड एफिशिएंट, अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, ओवरऑल हम जब डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे पे स्टोर करने की, और जब जरूरत पड़े तो उसको फेच करने की। जरूरत कब पड़ेगी? जब भाई किसी प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए किसी इनपुट की आवश्यकता होगी, तो वो जो इनपुट, वो जो डेटा हमारा किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है, वहां से फेच होगा और प्रोसेसर को प्रोवाइड किया जाएगा। टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट एंड रिलायबल, इट मीन्स जो डेटा हमने स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया है, जब उसकी आवश्यकता पड़े तो वो डेटा हमको मिल जाए, इट मीन्स सिस्टम हमारा रिलायबल हो जाए और कम से कम समय पे मिल जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसको हम कहते हैं एफिशिएंट मैनर। सो दिस इज नथिंग बट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट एंड रिलायबल। फॉर दैट पर्पज वी यूज द डेटा स्ट्रक्चर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और कुछ एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर हमको अब बात अगर मैं डेटा को स्टोर करने की कर रहा हूँ, तो डेटा को भाई क्या दिक्कत है? भाई डेटा आप लाओ, इनपुट लो और इसको किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर दो। एक तरीके से देखा जाए तो क्या समस्या है? कोई चीज मिल रही है, लिया अपन ने, उसको रख दिया कहीं पे ले जाकर, मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर कर दो, कौन सा बड़ा मुद्दा है? कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैटर ये आया कि अच्छा, एक तो ये भी दिक्कत नहीं थी, तो फिर आपको मैंने अभी सोल्यूशन दे दिया कि भाई अगर कुछ भी सामान आपको मिलेगा और सबको उठा के आप एक जगह रख दोगे, तो जब ढूंढने की बात आएगी, उसको एक्सेस करने की बात आएगी, तो दिक्कत जाएगी उसमें। चलो एक सोल्यूशन तो मिल गया हमको कि इस वजह से हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं कि हम क्या करें कि पूरे डेटा को एक साथ एक जगह रखने की बजाय स्ट्रक्चर्ड वे पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रख दें। ठीक है। अब दूसरा मुख्य क्वेश्चन ये है कि ठीक है डेटा स्ट्रक्चर आपने डिजाइन कर लिया, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम कई सारी एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं, कई अलग अलग टेक्निक्स पढ़ते हैं डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे पे स्टोर करने के लिए। स्टैक पढ़ते हैं, क्यू पढ़ते हैं, लिंक लिस्ट है, ना बहुत सारा चीजें, ग्राफ है, ट्री है। तो इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों? भाई एक डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में सफिशियंट था, आपको डेटा को आखिरकार स्ट्रक्चर्ड वे पे स्टोर करना है तो केवल स्टैक का ही यूज कर लेते, क्या समस्या थी? क्यों अपन क्यू की तरफ गए? क्यों हमें ग्राफ की जरूरत पड़ी? क्यों हमें ट्री की जरूरत पड़ी? इस चीज को जानने के लिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ डिफरेंट डेटा और उनके टाइप्स के एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक ही टाइप का स्ट्रक्चर क्यों सफिशियंट नहीं था डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जैसा कि आप देखते हो कि जब मैं पहले स्टूडेंट रिकॉर्ड की बात करता हूँ, ये एक प्रकार का डेटा। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या होगा? स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, उसकी एज होगी, उसका जेंडर होगा, उसका एड्रेस होगा, कौन सी ब्रांच में है, कौन सा कोर्स कर रहा है, ये सारी डिटेल होंगी स्टूडेंट रिकॉर्ड में। एक तरह से एक आपके पास में टेबुलर डेटा होगा, उस टेबुलर डेटा में स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी, उसका नाम, एड्रेस एंड एवरीथिंग। तो ये एक टाइप का डेटा हो गया। इसको स्टोर करने के लिए हमको एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जो किसी रिकॉर्ड को, किसी किसी व्यक्ति विशेष की डिटेल को स्टोर करने का काम करे। ठीक है। अब हम दूसरे टाइप की डेटा की बात करते हैं, जैसे ई कॉमर्स डेटा है हमारे पास में। जब हम ई कॉमर्स डेटा की बात करते हैं, ई कॉमर्स डेटा यानी जो हम वेबसाइट से परचेज करते हैं, जब भी हम कभी कोई शर्ट परचेज करते हैं, शूज परचेज करते हैं, मोबाइल परचेज करते हैं, जैसे अपन स्नैपडील वगैरह का यूज करते हैं, अमेजोन से अपने जो सामान परचेज करते हैं, तो अब उसका डेटा किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन होता होगा? उसमें कस्टमर की डिटेल होती होगी कि भाई कस्टमर कौन है, उसका क्या एड्रेस है, उसका क्या मोबाइल नंबर है,
और वो किस तरीके के गुड्स को परचेज करता है, किस रेंज तक के आइटम्स परचेज करता है, बेसिकली वो किस तरीके के टाइप के आइटम को परचेज करता है, ये अलग टाइप का डेटा हो गया। तो क्या जिस तरीके का डेटा हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए यूज करते थे स्ट्रक्चर, क्या उसके लिए ई कॉमर्स स्ट्रक्चर हमारा सफिशियंट है? ई कॉमर्स के डेटा को स्टोर करने के लिए क्या वो स्ट्रक्चर सफिशियंट है? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ डेटा का स्वरूप थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करना है। तो अगर हम उसी सेम टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करें ई कॉमर्स डेटा को भी स्टोर करने के लिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ खामियां आ जाएंगी। चलो मैं इन दोनों को भी अभी साइड करता हूँ, तीसरे टाइप के डेटा की बात करता हूँ। सपोज दैट फेसबुक का डेटा। अब फेसबुक में किस टाइप का डेटा होता है? फेसबुक में डेटा होता है कि भाई आपके कितने फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, फिर उन फ्रेंड्स की अपने खुद की डिटेल हो गई, उन फ्रेंड्स के खुद के फ्रेंड्स हो गए। एक तरीके से देखा जाए तो एक नेटवर्क सा बन गया दोस्तों का, ठीक है। साथ में आपने कौन सी पोस्ट डाली है, वो इमेज थी कि वीडियो था, इमेज क्या है, किस टाइप से रिलेटेड है, वीडियो की क्या क्वालिटी है, वो किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो फेसबुक का डेटा है ये भी बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा हो गया। ये तो स्टूडेंट रिकॉर्ड से और ई कॉमर्स डेटा से बिल्कुल अलग है, यानी इस डेटा का तो टाइप ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस तरीके के डेटा को भी अगर आप वही सेम कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके अगर आप स्टोर करने की कोशिश करो, वही सेम डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके स्टोर करने की कोशिश करो, तो वंस अगेन फिर कुछ ना कुछ खामियां हो जाएंगी। क्योंकि भाई वो स्ट्रक्चर तो केवल स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, दूसरा स्ट्रक्चर केवल ई कॉमर्स के डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। तो फेसबुक का डेटा क्या उसी प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर हो सकता है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आएगी। फिर चलो मैं एक और नया डेटा की बात करता हूँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम। आप अपना C++, जावा, पाइथन, इसमें कोड लिखते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो प्रोग्राम कहाँ सेव करते हो? कंप्यूटर में सेव करते हो। तो अगर देखा जाए तो एक जो प्रोग्राम लिखा वो भी तो अपने आप में एक डेटा हो गया। अच्छा, जब उस प्रोग्राम को रन करते हो तो डेफिनेटली कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा, उसके बाद फिर वो प्रोसेसर में जाएगा, रन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, आउटपुट आएगा। तो ऑब्वियस है ये सारा डेटा मेमोरी यानी स्टोरेज डिवाइस से फेच होगा और प्रोसेसर को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये अलग टाइप का डेटा हो गया। प्रोग्राम जो है उसमें क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब वो इंस्ट्रक्शन तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हो गया। अब उसको अगर आप स्टूडेंट रिकॉर्ड टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करोगे तो क्या वो सही होगा? डेफिनेटली इसके लिए भी हमें कुछ अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। गॉट इट? इसी प्रकार से अब हम सिस्टम प्रोसेस की बात करें। जब हम सिस्टम प्रोसेस की बात करते हैं तो देखो दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक तो एप्लीकेशन रिलेटेड प्रोसेस होती है, एक सिस्टम रिलेटेड प्रोसेस होती है। जब सिस्टम रिलेटेड प्रोसेस की बात करते हैं तो हायर प्रायोरिटी टास्क कहलाती हैं। जब हायर प्रायोरिटी प्रोसेस एक साथ आ जाए, मैं कहता हूं कि एक से अधिक प्रोसेस एक साथ आ गई सिस्टम रिलेटेड, तो कौन सी पहले एग्जीक्यूट होगी? अब डेफिनेटली वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उस प्रकार के डेटा को मेंटेन करने के लिए हमको एक अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक। अब एक और एग्जांपल लिया अपन ने, लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स, हमारे पास में खूब सारी फाइल्स हैं, एक फाइल के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं। यानी अगर हम आपको एक शाब्दिक अर्थ में समझाने की कोशिश करें, आपने क्या किया, सी ड्राइव लिया तो एक मेन स्ट्रक्चर हो गया, सी ड्राइव के अंदर फोल्डर्स बना लिए, फोल्डर के अंदर फिर आपने और सब फोल्डर बना लिए, सब फोल्डर के अंदर आपने फाइल्स स्टोर कर ली, किसी के अंदर म्यूजिक टाइप की फाइल, किसी के अंदर आपने वीडियो टाइप की फाइल, अलग अलग टाइप का कंटेंट स्टोर कर लिया। अब इस प्रकार का जो ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइल है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इसके लिए अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता है हमको। देन फ्री मेमोरी लोकेशन डेटा। अब डेफिनेटली जब मेमोरी एलोकेट होती है, मेमोरी का मतलब क्या कि जब भी कोई डेटा आया, अब उसको स्टोरेज डिवाइस में किस लोकेशन में स्टोर किया जाए, इसको भी रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई फ्री स्पेस अवेलेबल कहाँ है, लोकेशन अवेलेबल कहाँ है, इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना। रिकॉर्ड क्या है? नथिंग बट डेटा। इसको मेंटेन करने के लिए भी हमको एक डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता चाहिए। तो आपको मैं एग्जांपल देके यहाँ समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए। हमने यहाँ कई टाइप का डेटा देखा, इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हमको अलग अलग तरीके के डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इसलिए जब हम यहाँ बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, तो हमारे पास में स्टैक भी है, हमारे पास में क्यू है, हमारे पास में लिंक लिस्ट है, हमारे पास में ट्री है, हमारे पास में ग्राफ है, हमारे पास में हीप है। इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, जिनका काम है अलग अलग टाइप से स्ट्रक्चर करना डेटा को, और अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर करना, और अलग अलग तरीके से डेटा को फेच करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना। गॉट इट? तो अब शायद आप समझ गए होंगे। पहली चीज तो मैंने आपसे बात की कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, टू मेक द सिस्टम रिलायबल एंड एफिशिएंट। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि भाई अपन को एक ही डेटा स्ट्रक्चर क्यों नहीं पढ़ाया जाता, कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्ड वे क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली डेटा को फेच करना, स्टोर करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग टाइप के डेटा में। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ वो है हैश टेबल। इस हैश टेबल को समझाने के लिए मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ।
आप सभी के पास बुक्स होंगी। उस बुक में आपको जब मैं कोई टॉपिक सर्च करने के लिए बोलता हूँ तो आप क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो, आगे जाते हो इंडेक्स पे, और उस इंडेक्स में जाके उस टॉपिक को पहले तो पूछते हो कि साहब किस यूनिट के अंदर है, तो मैं कहता हूँ सेकंड यूनिट के अंदर है। सेकंड यूनिट के अंदर आप जाओगे, सेकंड यूनिट के अंदर आपने देखा कि ये टॉपिक कहाँ लिखा हुआ है, और उसके नंबर आगे सामने उसका लिखा होता है पेज नंबर। जब उसका पेज नंबर आपको मिल जाता है तो आप डायरेक्टली उस पेज नंबर पे पहुंच जाते हो और उस टॉपिक को ओपन कर लेते हो। अच्छा, अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको इंडेक्स दिया ही ना जाए बुक में, और बुक आपकी 400 पेजेस की है। जब आपकी बुक 400 पेजेस की और आपसे मैं कहूँ कि फला टॉपिक आपको ढूंढ के मुझे इस किताब से निकालना है, तो अब आपको पता ही नहीं कि वो टॉपिक पहली यूनिट में है कि दूसरी में है कि तीसरी में है कि चौथी में। पहली चीज़ तो अगर आपको यही नहीं पता है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, एक एक पेज को पलटोगे, हर जगह पे देखोगे कि क्या वो टॉपिक है जो आपको ढूंढने के लिए मैंने कहा था। अब अगर वो 400 पेज की बुक है और आपको एक सिंगल पेज को कवर करने में, चेक करने में यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, तो आपने 400 यूनिट टाइम पूरी बुक को स्कैन करने में लगा दिया। एक तरीका तो, एक तो आप ये ड्रॉबैक समझ गए होंगे। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, चलो मैंने कहा कि आपको थर्ड यूनिट में वो टॉपिक है, तो आपको पता है कि भाई पहले जो 10 पेज हैं, 20 पेज हैं, लगभग फर्स्ट यूनिट के होंगे, एक अंदाजा लगा लिया आपने। और अगले जो 20 पेज होंगे वो अगली यूनिट के पेज होंगे। तो इसी तरीके से आपने लगभग 20, 25, 50 पेज आपने हटा दिया, और तीसरे यूनिट में अगर था तो फिर आगे से उसको सर्च करना चालू कर दिया। गॉट इट? तो एक तरीका तो ये भी बन सके, लेकिन इसमें भी आप क्या कर रहे हो कि डेफिनेटली एक एक करके एक पेज को ढूंढोगे और उसमें सर्च करने की कोशिश करोगे। लेकिन वही अगर आपको इंडेक्स दे दिया गया और उस इंडेक्स में साथ में आपको पेज नंबर बता दिया गया, तो कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचोगे और उस पेज को ओपन कर लोगे जहां पे जिस रिकॉर्ड को मैंने आपको पूछा है, उस टॉपिक को आप ओपन करके बैठ जाओगे। गॉट इट? कितनी सहूलियत मिल गई। तो ये जो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है हैश टेबल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको समझाता हूँ मैं इस डायग्राम के माध्यम से। देखिएगा, यहाँ पे सपोज दैट अपने डिपार्टमेंट के जो डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स है उनका रिकॉर्ड स्टोर हुआ है। तो जैसे कि मेरा रिकॉर्ड है कि भाई मेरा नाम हो गया, मेरी सॉरी मेरा डेजिग्नेशन हो गया, उसी प्रकार से अपने एचओडी सर का डेजिग्नेशन हो गया, उनका नेम। अपने जो एचओडी सर के बाद में जो अगर वो छुट्टी पे हों तो निखिलेश सर चार्ज संभालते हैं, तो उनकी डिटेल हो गई। साथ में विनय सर हो गए, नरगिस सर हो गए, इनकी सबकी डिटेल अपना रिकॉर्ड स्टोर है मेमोरी में। अब डेफिनेटली यहाँ पे जो की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे अभी देखने की कोशिश करूँ, वैसे एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की मानी जाती है, लेकिन मैं अभी चलो यहाँ पे हमारे पास में दो ही रिकॉर्ड है, तो मैंने माना कि भाई जो एम्प्लॉय का नेम है वो यहाँ पे की है। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये हैश टेबल कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है कि भाई रिकॉर्ड तो हमने स्टोर कर दिया। अब जब रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं तो हम उसकी की वैल्यू के हिसाब से, जो प्राइमरी की होती है डेटा की, उसकी प्राइमरी की के हिसाब से रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। अब हमें ये पता होगा कि भाई हमारा जो डेटा रिकॉर्ड है उसमें हमारा जो प्राइमरी की है वो हमारा जो फैकल्टी है, जो स्टाफ है, उसका नेम है। तो दैट्स वाई हमें पता है कि भाई अमित है, निखिलेश सर हैं, विनय सर हैं, नरगिस सर हैं, उज्जवल सर हैं, हमको ये पता है। अब यहाँ पे एक क्या होगा, इस पर्टिकुलर की पे एक फंक्शन अप्लाई होता है, हैश फंक्शन। जब हम इस की पे वो हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो फंक्शन अप्लाई होने के बाद कुछ सर्टेन काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और एक हमें न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। वो न्यूमेरिक वैल्यू नथिंग बट वो पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पे वो रिकॉर्ड स्टोर है। ठीक है, आप प्रोसेस को समझ गए होंगे कि रिकॉर्ड स्टोर होगा एज पर देयर की वैल्यू के ऊपर एक हैश फंक्शन अप्लाई होगा। तो जब भी हमें कुछ रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी, उसको फेच करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उस की वैल्यू पे उस हैश फंक्शन को अप्लाई करेंगे। हैश फंक्शन को अप्लाई करने से हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। वो न्यूमेरिक वैल्यू इज नथिंग बट द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। फाइन, सो लेट्स सी क्या होगा। हमारे पास में की हो गई, हैश फंक्शन हो गया, बकेट क्या है, नथिंग बट ये बकेट में क्या है, हमारे पास में सारे सारे एड्रेसेस हैं। दीज आर नथिंग बट द एड्रेस एंड लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। और ये सारा हमारा एंट्रीज हो गई जो हमारी मेमोरी में है, स्टोरेज डिवाइस में है। तो इस तरीके से आप यहाँ देखोगे कि भाई अमित पे ये हैश फंक्शन अप्लाई किया गया इस की के साथ में। हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू दी, दैट इज नथिंग बट दी वन। वन मीन्स व्हाट, हम डायरेक्टली यहाँ वन पहुंच गए। इस वन में जो रिकॉर्ड स्टोर है वो क्या स्टोर है, अमित का रिकॉर्ड पूरा स्टोर है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि उज्जवल सर की जो की थी उस पर हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया, हमें ये पर्टिकुलर लोकेशन मिली, इस लोकेशन पे हम चले गए जहाँ पे हमें उज्जवल सर का रिकॉर्ड मिल गया। अब चूंकि मैंने क्या बात की कि भाई उज्जवल सर और निखिलेश सर डेफिनेटली वो एचओडी की पोजीशन होल्ड करते हैं, तो पहले हमेशा उज्जवल सर जब तक हैं तो उज्जवल सर रहते हैं, और उज्जवल सर की छुट्टी पे रहने पे निखिलेश सर उस पोजीशन को होल्ड करते हैं। ये दोनों डेटा आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो देखिए हमने क्या किया, जब अगला की हमने निखिलेश सर के की पे परफॉर्म की, तो हमें जो लोकेशन मिली वही सेम लोकेशन मिल गई 147। इस 147 लोकेशन पे जब हम गए तो वहाँ उज्जवल सर का रिकॉर्ड मिला, उस उज्जवल सर के रिकॉर्ड के बाद में हमें निखिलेश सर का रिकॉर्ड यहाँ मिल गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है कि वी नीड टू हैव दी फर्स्ट बेस एड्रेस, और बेस एड्रेस अगर हमारे पास में मिल गया है तो हम दैट्स वाई उससे आगे जितने इंटर रिलेटेड डेटा है वहां पे भी पहुंच जाएंगे।
तो इस तरीके से इस पे की इस की पे फंक्शन अप्लाई हुआ और हमें वो लोकेशन सेम लोकेशन फिर से मिल गई। वैसे समटाइम्स अगर हम बात करें कि अगर इस तरीके से इंटर रिलेटेड डेटा जो है इसका ये एक तरह से सोल्यूशन भी है कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या कि जब मोर देन वन रिकॉर्ड एक ही लोकेशन को के लिए स्ट्राइक करें, वहां पे आपस में उसी लोकेशन को होल्ड करने की कोशिश करें, तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि पहला रिकॉर्ड पहली लोकेशन पे और कंटिन्यूअस अगली लोकेशन पे अगला रिकॉर्ड हम स्टोर कर दें। हालांकि मैं अभी इस पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता हूँ, जब हैशिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तब अपन इस पे डिटेल पे बात करेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से विनय सर की जो की थी उस पर हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया, 148 लोकेशन मिली। अब 148 लोकेशन पे हम गए डायरेक्टली, ये पॉइंटर है, ये दीज ब्लैक डॉट्स आर नथिंग बट दी पॉइंटर। पॉइंटर का काम क्या होता है? एड्रेस को होल्ड करना। और किसके एड्रेस को होल्ड करना? जहाँ पे वो रिकॉर्ड स्टोर है उसके बेस एड्रेस को, यानी वो रिकॉर्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? देखो रिकॉर्ड तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक अभी चल रहा है आगे। बेस एड्रेस कहाँ हुआ है? जहाँ से स्टार्टिंग हो रही, तो डायरेक्ट हमको उस लोकेशन पे पहुंचा देगा, वहां से हमने विनय सर का पूरा रिकॉर्ड एक्सेस कर लिया। इसी तरीके से नरगिस सर की जो की थी उस पर हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया और हम डायरेक्ट उस डेटा को एक्सेस कर लिए। गॉट इट? तो ये हैशिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आखिर वो लगता कहाँ है? अब ये तो ठीक है, आप समझ गए कि भाई हैशिंग का कॉन्सेप्ट एक तरह से इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आखिर ये हमारे एक्चुअल जो हम कंप्यूटर में जब काम करते हैं, रियल वर्ल्ड पे जब काम करते हैं, तो इसकी आवश्यकता पड़ती कहाँ है? तो देखो सबसे पहले तो आवश्यकता पड़ती है डेटा लुकअप और सिंबल टेबल फॉर कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइल करना। किसको कंपाइल करना? हमारे जो कोड हमने लिखा हुआ है उस कोड को चेक करना, अगर उसमें एरर है तो एरर बता देना, अगर उस कोड में एरर नहीं है तो हाई लेवल लैंग्वेज कोड से उसको लो लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर देना। तो वहाँ पे जो हमारा डेटा रिकॉर्ड स्टोर होता है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं, वो हमारे सिंबल टेबल में स्टोर होते हैं। जब आप कंपाइलर पढ़ोगे फाइनल ईयर में पहुंचने पर, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल पे इस सिंबल टेबल के बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा है डेटाबेस इंडेक्सिंग। तो सीधा सीधा ऑब्वियस है कि डेटाबेस इंडेक्सिंग इट मींस क्या है कि अगर हमको डेटाबेस में रिकॉर्ड स्टोर करना है, एक टेबल में कम से कम 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो उनकी प्राइमरी की हो जाएगी उनका रोल नंबर। उस प्राइमरी की उनके रोल नंबर के हिसाब से हम उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को। तो डेटाबेस इंडेक्सिंग में भी हैश टेबल यूज होती है। कैश कैश का कॉन्सेप्ट भी क्या है? डेफिनेटली प्रोसेसर को जब कोई डेटा की आवश्यकता पड़ती है, इनपुट की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी यानी कि रैम में आता है। रैम के बाद में वो कैश में जाता है और डायरेक्टली प्रोसेसर को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि कंपैटिबल स्पीड होती है ना, क्योंकि रैम की स्पीड और प्रोसेसर की स्पीड कंपैटिबल नहीं हो पाती है, तो दैट्स वाई हम बीच में एक छोटी डिवाइस और लगाते हैं जिससे कि स्पीड को प्रॉपर मैच किया जा सके प्रोसेसर की और स्टोरेज डिवाइस की। गॉट इट? देन इसको भी डिटेल में आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अगली बात करते हैं अपन यूनिक डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेफिनेटली अगर हमको डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो ओवरऑल हैश टेबल का हमको कॉन्सेप्ट है। यूनिक डेटा का मतलब क्यों? क्योंकि हर एक डेटा अपनी स्पेसिफिक की से स्टोर होता है, तो डेफिनेटली जब हमको एक स्पेसिफिक डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी की से रिप्रेजेंट करना है, तो यही हम क्या कहते हैं? यूनिक डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो दीज आर द फ्यू रियल टाइम एग्जांपल दैट वी यूज इन आवर पीसी, जिसमें हम हैश टेबल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। गॉट इट? अगला जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास में वो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक काफी वेल नोन एंड पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है। दिस स्टैक इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस लोकेशन ऑफ मेमोरी। तो ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो ये क्या है? मेमोरी ब्लॉक्स हैं एक तरह से, और ये कंटिन्यूअस ब्लॉक्स हैं। जैसे कि पहला ब्लॉक है जीरो, इंडेक्सिंग है जीरो, अगले ब्लॉक की इंडेक्सिंग है 1 2 3 4, और इनकी मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होगा जो एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा। मैं अभी एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। दीज आर दी नथिंग बट दी कंटिन्यूअस लोकेशन ऑफ मेमोरीज, और हर एक ब्लॉक ब्लॉक का अपनी एक इंडेक्सिंग है। व्हाट इट? एंड इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो ऑलवेज। इस स्टैक का काम क्या होता है? किसी भी डेटा को स्टोर करना। जब हम डेटा को स्टोर करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले चेक होता है कि डेटा की साइज क्या है, और जितनी डेटा की साइज है उतने पर्टिकुलर साइज का ब्लॉक उस डेटा को एलोकेट कर दिया जाता है स्टोरेज डिवाइस में। तो इसी तरीके से स्टैक का भी ये पर्पज है। लेकिन स्टैक की एक खूबी है। क्या खूबी है? कि स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मली है लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक क्या है? एक तरह से गट्ठा। अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? कपड़े इकट्ठा करते हो एक जगह पे। तो आपने क्या किया भाई? एक जगह गए, वहां से जो जो कपड़े आपके गंदे थे एक के ऊपर एक फेंकते गए, इकट्ठा करते गए। अब जब वॉशिंग मशीन में उन कपड़ों को डालने की बारी आती तो आप क्या करते हो? क्या सबसे नीचे वाला कपड़ा सबसे पहले निकालते हो? जो सबसे ऊपर है उसको उठा के सीधे वॉशिंग मशीन पे डालते हो? डेफिनेटली जो कपड़ा आपने सबसे लास्ट में डाला था सबसे ऊपर, उसी को उठा के आप डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डालते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो जब भी आपको कभी किसी ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता हो, यानी जहां पे आपको जो डेटा सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ और उसी को सबसे पहले आउटपुट करना हो या उसको डिलीट करना हो, तो हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है।
आपको एक और रियल एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने ऑल टैब बटन दबाई है अपने सिस्टम पे? क्या होता है कि अगर आप एक साथ कई सारी प्रोसेस रन कर रहे हो और ऑल टैब बटन को प्रेस करो, तो उससे क्या होता है, जितनी प्रोसेस रन हो रही होती है आपको सामने स्क्रीन में दिख जाती है, और सबसे पहली प्रोसेस वही दिखती है जो सबसे लास्ट में रन हो रही होती है। गॉट इट? और फिर जब आप टैब बटन दबाते जाते हो तो अगले में वो बढ़ता जाता है, फिर आपको जो स्क्रीन सामने डिस्प्ले करनी हो उसको आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये एक रियल एग्जांपल हो गया स्टैक का, कि जब अपन को स्क्रीन को मूव करना हो और जिस दूसरी स्क्रीन पे काम करना हो तो ऑल टैब बटन प्रेस किया और जिस स्क्रीन पे काम करना हो उस पर हम काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली स्क्रीन हमको वही दिखाएगी जिस पे अभी हम रिसेंटली अभी लास्ट में काम कर रहे थे। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो डेटा सबसे लास्ट में इन हुआ था वही सबसे पहले आउट होगा। गॉट इट? अब इसकी प्रोसेस को अपन यहाँ समझ लेते हैं। तो इनिशियली जब हमारा स्टैक खाली है, यानी स्टैक में कोई भी डेटा स्टोर नहीं है, तो वहां पे एक टॉप नाम का एक वेरिएबल होता है जो स्पेशल वेरिएबल होता है, जिसको पॉइंटर वेरिएबल भी कहते हैं। और टॉप हमेशा उस लोकेशन को पॉइंट करता है जिस लोकेशन से हमको डेटा या तो इंसर्ट करना है और या तो जहां से हमको डेटा डिलीट करना है। क्योंकि अभी हमारे स्टैक में कोई मेमोरी एलोकेट नहीं, कोई भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली टॉप अभी पॉइंट ही नहीं करेगा भाई, क्योंकि जब डेटा ही नहीं है तो टॉप पॉइंट किसको करे? ठीक है। तो इनिशियली मैं मान के चलता हूँ कि टॉप की जो वैल्यू हो -1। अच्छा, माइनस इसलिए यहाँ पे रखी क्योंकि जब कोई मेमोरी लोकेशन है ही नहीं तो हमने इसकी वैल्यू को -1 कर रखा है, क्योंकि मेमोरी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। आगे आने वाले वीडियो में आप देखोगे। तो डेट्स वाई अगर मेमोरी जीरो से इंडेक्सिंग चालू होती है तो अगर अभी राइट नाउ टॉप किसी को पॉइंट नहीं कर रहा तो उसकी इनिशियल वैल्यू हमने निगेटिव रखी हुई है। अब ये -1 है, -100 है, -200 है, डजेंट मैटर, बट इट इज इन निगेशन साइन। अब आगे देखिए, अब सब यहाँ पे एक और चीज जानने वाली है कि जो पुश ऑपरेशन होता है उसके थ्रू हम स्टैक में डेटा को इंसर्ट करते हैं। इस पुश ऑपरेशन को और इसके सारे ऑपरेशन, सारी डिटेल को हम अपन ब्रीफ में बात करेंगे जब हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पे आएंगे। अभी शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि पुश ऑपरेशन के थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो लेट सपोज दैट सबसे पहला डेटा हमको स्टोर करना था 0th लोकेशन पे, तो हमने टॉप को प्लस प्लस किया। तो जॉब जैसे ही टॉप को प्लस प्लस किया तो टॉप कहाँ पॉइंट करने लगा? 0 पे। टॉप प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। तो -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। तो टॉप किसको पॉइंट करने लगेगा? 0 लोकेशन को। अच्छा, जैसे ही 0 लोकेशन मिली वैसे ही इसमें कोई डेटा स्टोर कर देंगे। इसको इस तरीके से समझिए कि जो पेन मेरे हाथ में, अगर इसको मुझे कहीं रखना है तो डेफिनेटली सबसे पहले तो मुझे वो बेस क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे मैं इसको रखूँ। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो अगर मैं इस पेन को यहाँ से छोड़ दूं तो ये पेन नीचे गिर जाएगा। तो सबसे पहले मुझे इसके नीचे कुछ चीज ऐसी रखनी पड़ेगी, सपोज दैट ये मोबाइल है, जिस पे मैं इस पेन को रख सकूं। तो यही काम यहाँ पे भी होता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में, कि सबसे पहले मैंने क्या किया, वो मेमोरी लोकेशन ली जहाँ पे मुझे डेटा को स्टोर करना था। तो टॉप को पहले मैं 0th लोकेशन पे लेकर आया, उसके बाद में यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, सपोज दैट वो 10 है, इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगली वैल्यू स्टोर करनी है तो टॉप फिर से अगले को कहाँ पॉइंट करने लगेगा? फर्स्ट लोकेशन को, वहां पे आके डेटा स्टोर हो जाएगा। फिर आपको अगला डेटा स्टोर करना है, टॉप फिर से अगली लोकेशन को पॉइंट किया, वहां डेटा स्टोर हो गया। फिर अगला डेटा स्टोर करना, टॉप फिर से यहाँ पे इस लोकेशन को पॉइंट करने लगा, डेटा स्टोर हो गया। टॉप फिर से इस लोकेशन को पॉइंट करने लगा और यहाँ पे डेटा स्टोर हो गया। गॉट इट? अब इस तरीके से आपने देखा कि टॉप हमारा पहुंचते 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 यहाँ लास्ट में आ गया। अब इसके बाद कोई लोकेशन अवेलेबल नहीं है, डेफिनेटली अब तो यहाँ पे कोई अगला डेटा आप स्टोर नहीं कर पाओगे। जितना लोकेशन थी उतने में ही अपन ने डेटा यहाँ पे स्टोर कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑपरेशन होता है जिसको हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। पॉप ऑपरेशन का काम है डेटा को डिलीट करना। जैसा मैंने कहा कि जो डेटा एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वही सबसे पहले आउट भी होगा। तो दैट्स वाई सबसे लास्ट में क्या इंसर्ट हुआ? हमारा 50। तो डेफिनेटली सबसे पहले डिलीशन कहाँ से स्टार्ट होगा? 50 से ही। तो टॉप अभी राइट नाउ किसको पॉइंट कर रहा है? इस 50 यानी कि इस टॉप वाली लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, 4th लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। गॉट इट? अब क्या होता है देखो, अगर हमको किसी डेटा को डिलीट करना है तो सबसे पहले प्रोसेस क्या की जाती है? इस डेटा को उठा के किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लो। और जब इस डेटा को उठा के किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करोगे तब इस पॉइंटर को रिलीज कर दो। तो अपन फ्री का यूज करते हैं जिससे हम पॉइंटर को रिलीज कर देते हैं। जैसे ही पॉइंटर को रिलीज किया इसका मतलब ये डेटा यहाँ से डिलीट हो गया। अब टॉप किसको पॉइंट करने लगा? डेफिनेटली अब यहाँ से तो डेटा डिलीट हो गया, तो अब टॉप किसको पॉइंट करेगा? 40, यानी नेक्स्ट डेटा कहाँ से डिलीट होगा? इस लोकेशन से, थर्ड से। इसी तरीके से टॉप यहाँ पॉइंट किया, फिर ये डेटा डिलीट कर दिया, टॉप नीचे आ गया, फिर डेटा डिलीट कर दिया, टॉप और नीचे आ गया, फिर डेटा डिलीट कर दिया, टॉप राइट नाउ अब हमारा यहाँ पे है। अब ये अंतिम डेटा है, जैसे ये लास्ट डेटा हमारा डिलीट होगा तो टॉप किसको पॉइंट करने लगना चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली जब 0th लोकेशन से ही डेटा डिलीट हो गया तो अब तो कोई किसी मेमोरी लोकेशन को टॉप पॉइंट नहीं करेगा, तो वापस टॉप क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक नया डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक, जिसका यूज क्या है कि जब हम किसी डेटा को सबसे लास्ट में इन करते हैं और सबसे पहले हमको उसको आउट करना हो, ऐसी आवश्यकता हो हमको किसी जगह पे, किसी काम पे, तो हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं उस प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए। गॉट इट? कुछ रियल टाइम एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि अंडू और रीडू ऑपरेशन इन वर्ड प्रोसेसर।
अब देखो क्या होता है कि आप जब अंडू और रीडू क्या है कि जब हम कोई कंटेंट टाइप कर देते हैं और अचानक से हमें लगता है कि भाई वो डेटा हमने गलत लिख दिया, तो हम क्या करते हैं, बैक बटन प्रेस कर देते हैं। फिर लगता है कि नहीं यार वो सही लिखा था, तो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आपने देखा होगा वर्ड में काम करने के दौरान, तो क्या होता है एक तरह से जो हमने प्रीवियस ऑपरेशन किया है वो स्टोर होता जाता है स्टैक में। तो हम जब डिलीशन परफॉर्म करते हैं तो वहीं से आता है, जब हम उसको वापस रीस्टोर करते हैं तो भी वहीं से डेटा हमारा स्टार्ट होता है। गॉट इट। तो वहाँ पे हमें स्टैक का यूज होता है। साथ में एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। अब सपोज दैट हमको कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3+5+4 समथिंग लाइक दैट। ये वैसे एप्लीकेशन है स्टैक की, जिसको मैं रियल एग्जांपल के साथ में सॉल्व कराऊंगा जब मैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात करूंगा। तो जो एक्सप्रेशन है जैसे 3+5+4 लिखा हुआ है, इस प्रकार के एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। इसके अलावा कई सारी वर्चुअल मशीन है, जैसे जावा वर्चुअल मशीन है, इसमें भी ये भी स्टैक ओरिएंटेड होती हैं, जिसमें स्टैक का यूज होता है। अगला जो डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ देख रहे हैं वो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब इसका एक अलग नीड है, इसकी एक अलग रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ देख सकते हो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास में दो एंड होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, ये हमारा जो है यहाँ पे ये फ्रंट एंड है, और दूसरा जो एंड है वो रेयर एंड कहलाता है। यहाँ पे फ्रंट एंड रहना चाहिए, तो ये फ्रंट एंड है और ये जो हमारा है रेयर एंड है। फ्रंट एंड से हमेशा डेटा डिलीट होने का काम होता है और रेयर एंड से हमेशा डेटा इंसर्ट होने का काम होता है। देखा आपने स्टैक में क्या लिमिटेशन थी, एक ही एंड से डेटा इंसर्ट भी होगा और वहीं से डेटा डिलीट भी होगा। मान लो हमें ऐसा काम नहीं करना, हमें क्या करना है कि हम टिकट काउंटर पे खड़े हुए हैं पिक्चर की, मूवी की टिकट लेने के लिए, तो डेफिनेटली जो आदमी पहले टिकट काउंटर पे आया तो उसको पहले टिकट मिलनी चाहिए। अब लास्ट वाला कहे कि नहीं साहब हम सबसे लास्ट में है, उसको पहले टिकट मिल जाए, तो भाई आप भी नाराज होगे। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए भाई कि कोई हायर प्रायोरिटी टास्क है और वो पहले से आकर क्यू में लगी हुई है, तो पहले उसको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो दैट्स वाई क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसके लिए, कि जो टास्क हमारी पहले आई वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो बाद में आई बाद में होगी। तो रेयर एंड से काम होता है इंसर्शन, और फ्रंट एंड से क्या काम होता है, डिलीशन होना। इनिशियली जब हमारा पूरी की पूरी क्यू खाली है तो फ्रंट और रियर ये दोनों एक्चुअली पॉइंटर हैं। ये क्या है, उस लोकेशन को होल्ड करते हैं। फ्रंट पॉइंटर किसको होल्ड करता है, वह लोकेशन जहां से डेटा डिलीट होना है, और रेयर पॉइंटर उस लोकेशन को होल्ड करता है जहां से अगला डेटा इंसर्ट होना है। तो इनिशियली जब ये पूरी की पूरी क्यू खाली है तो फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि डेफिनेटली दे आर नॉट पॉइंटिंग टू एनी लोकेशन। अब क्या होता है, सपोज दैट हमको पहला डेटा इंसर्ट करना है, तो फ्रंट और रियर कहाँ पॉइंट करने चाहिए, 0th लोकेशन को। तो जैसे ही पहला डेटा इंसर्ट करना है तो हमने फ्रंट और रियर दोनों को सेट कर दिया 0th लोकेशन पे, तो फ्रंट भी यहीं आ गया, रियर भी यहीं आ गया, और ये हमारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर लिया हमने 10। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जो डेटा इंसर्ट होता है वो कहाँ से होता है, रेयर एंड पे, इट मीन्स रेयर पॉइंटर पे होगा। तो रेयर का क्या होगा, अब अगला डेटा स्टोर करना है, सपोज दैट यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन, तो रेयर इंक्रीमेंट होके इस लोकेशन पे आ गया, यहाँ स्टोर कर दिया। फिर अगला स्टोर करना है, इसी तरीके से रेयर को आप देखोगे कि बढ़ता जाएगा जब तक डेटा इंसर्ट करना है, और इस तरीके से इंसर्ट करते करते रेयर कहाँ पहुंच गया, लास्ट एंड पे पहुंच गया। अब इसके अलावा अब आगे क्यू में जगह ही नहीं खाली है, तो आगे और कोई डेटा इसमें स्टोर नहीं हो पाएगा। गॉट इट। अब ये तो बात रही किसकी, जब हमको इंसर्शन करना था। चलिए अब अपन डिलीशन की बात कर लेते हैं। जब डिलीशन की बात करते हैं, आप देख रहे हो पूरी क्यू फुल है हमारी, और इस एंड पे हमारा फ्रंट सेट है और यहाँ पे एंड पे हमारा रेयर है। अब जब डिलीशन की बात करें तो हमारा होगा ये डेटा डिलीट होगा। जैसे ही हमने डेटा डिलीट किया तो डेफिनेटली फ्रंट, अब यहाँ पे से डिलीशन पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ से डेटा डिलीट होता है, तो फ्रंट हमारा कहाँ आ गया, फर्स्ट लोकेशन पे, अगला डेटा यहाँ है। फिर ये डेटा डिलीट कर दिया तो फ्रंट आ गया अगली लोकेशन पे। इसी तरीके से जब हम डेटा डिलीट करते जाएंगे तो फ्रंट हमारा बढ़ के फाइनली डिलीट करते करते ऐसी पोजीशन आ जाएगी हमारे पास एक ही डेटा बचेगा। तब हम क्या करेंगे, जब हम ये दो इस डेटा को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास में फ्रंट और रेयर दोनों की कोई भी पोजीशन को पॉइंट नहीं कर रहे होंगे, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। हालांकि आप इनको ज्यादा डिटेल में यहाँ ना समझे, आपको केवल इतना जानना है कि क्यों एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, कि जब हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो ऑर्डर की जरूरत पड़े, यानी वह डेटा जो सबसे पहले इन हुआ था वही सबसे पहले आउट हो। जब ऐसी सिचुएशन की आवश्यकता पड़ती है तब हमको यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना होता है। इसके लिए आपको हम यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल बता देते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन और ऑपरेशन रिसर्च में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और ऑपरेशन रिसर्च, जहां वेरियस एंटिटीज आर स्टोर्ड एंड हेल्ड टू बी प्रोसेस लेटर, एक बार स्टोर हो जाती हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो जो पहली है उसको लेता जाते हैं अपन क्यू से और उनका प्रोसेस होता जाता है। द क्यू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द बफर। बफर का मतलब क्या, जब आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हो तो आप देखते होगे कि पहले बफरिंग होती है, और बफरिंग होने के वीडियोस क्या है, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स, स्टिल इमेजेस,
और वो इतनी कम समय पर रन होती हैं कि आपको वो मूविंग इमेज दिखती है। तो दैट्स वाई सबसे पहले बफरिंग होती है, सारी इमेज एक एक करके ऐड हो जाती हैं क्यू में, और फिर जब अपन रन करते हैं वीडियो को तो एक एक करके पूरे फ्रेम आगे से एक्सेस होते जाते हैं और वीडियो रन होता जाता है। दूसरा, प्रायोरिटी क्यू की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे अपन को कर्नल की अपन बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो जब सिस्टम रिलेटेड प्रोसेस होती है, कई सारी सिस्टम रिलेटेड प्रोसेस एक साथ रन होने के लिए आ जाएं तो सारी क्यू में लग जाती हैं और एक एक करके अपनी प्रोसेस रन होती चली जाती है। फाइन। नेक्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो कि जब हमको हायरार्किकल काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करना होता है तब हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर की यूज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस अपने कॉलेज का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसका रिकॉर्ड स्टोर करना है कि भाई हमारे यहाँ डायरेक्टर सर कौन है, फिर डायरेक्टर सर के अंडर में एचओडीज होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, हर एचओडी के अंडर में फैकल्टीज होते हैं जो कि टीजी होते हैं 30 स्टूडेंट के, हर टीजी के अंडर में 30 स्टूडेंट्स होते हैं। इस प्रकार ये पूरा रिकॉर्ड अगर हमको मेंटेन करना है, स्टोर करना है अपने स्टोरेज डिवाइस में, तो इसके लिए हमको हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये भी एक अलग तरीके की रिक्वायरमेंट हो गई। तो ट्री का जो नॉर्मली यूजेस कहाँ है, पार्सर्स होता है। पार्सर्स मतलब वही जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि जहाँ पे अपन को कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है प्रोग्रामिंग में, हमारे कोई इंस्ट्रक्शन सेट लिखा हुआ है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल आएंगे, वेरिएबल के बाद में ऑपरेटर आएगा, फिर दूसरा वेरिएबल आएगा, फिर उन दोनों वेरिएबल के बीच में उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर वो डेटा स्टोर हो जाएगा कहीं पे मेमोरी पे, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे हमको इस पार्सर्स की जरूरत पड़ती है जो कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। इसके अलावा फाइल सिस्टम भी डेफिनेटली फाइल हायरार्किकल स्ट्रक्चर में यूज होते स्टोर होती है, तो दैट्स वाई फाइल सिस्टम के लिए हमको ट्री डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज ग्राफ। अब ग्राफ को आप समझिएगा, जब भी हमको किसी रिलेशन को स्टोर करना है, जैसे फेसबुक में ही है, फेसबुक में आपके दोस्तों का कई सारा ग्रुप होता है, एक दोस्त के और 10 दोस्त होते हैं, आपके भी मतलब 1000 दोस्त जुड़े होंगे आपके फेसबुक में। इन सबका रिलेशनशिप अगर हमको शो करना है, इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो डेफिनेटली इस प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमको ग्राफ की जरूरत पड़ती है। यहाँ देख रहे हो कि आप डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्टर सर सबसे ज्यादा डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं एचओडी से, H1 H2, इट मींस एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। हर एक एचओडी के अंडर में कुछ फैकल्टी होती हैं, फैकल्टी 1, फैकल्टी 2, फैकल्टी 3। H2 के अंदर में F4 F5 हैं, इसी प्रकार से H3 के अंडर में F6 हैं। ये फैकल्टीज जो सेम डिपार्टमेंट में होंगी आपस में भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। हो सकता है कुछ एक डिपार्टमेंट का फैकल्टी दूसरे डिपार्टमेंट के फैकल्टी को जानता हो। इस तरीके से जब ओवरऑल हम अगर किसी कॉलेज के में आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको शो करने की कोशिश करें, उनके कम्युनिकेशन लिंक को आपस में अगर बताना चाहें कि कौन किससे कम्युनिकेट करता है, किसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो इस प्रकार हमको ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हम स्टैक का यूज नहीं कर सकते, क्यों वहाँ पे क्यू का यूज करोगे तो आप इस रिलेशनशिप को नहीं शो कर पाओगे। उसके लिए एक अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता है जिसका हम यहाँ पे ग्राफ का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर ग्राफ को देखा जाए तो कनेक्शन, रिलेशन, सोशल नेटवर्किंग साइट में शो करना है तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। राउटिंग के लिए नेटवर्क में जो राउटिंग है कि सपोज दैट वी हैव द कनेक्शन ऑफ 100 कंप्यूटर्स, अब एक कंप्यूटर से हमने मेल ड्रॉप की, दूसरे कंप्यूटर पे जाना है तो किस रूट के थ्रू वो जाएगा, किस जगह पे किस पर्टिकुलर लिंक को फॉलो करेगा, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो स्टोर करते हैं वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के लिए हमको ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। फाइन। तो इस तरीके से मैंने आपको ओवरऑल क्या बताने की कोशिश की कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर हैं। और कोई एक आप स्टैक का कह दो कि भाई वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हर कहीं यूज कर लोगे तो नहीं कर सकते, ग्राफ को कहो कि हर कहीं यूज कर लो तो नहीं कर सकते। नहीं, सब डिफरेंट टाइप के डेटा के लिए, डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, और इसीलिए हम डेटा स्ट्रक्चर में इन सबको पढ़ते हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की कि अगर हमारे पास में इस डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में है तभी हमारा सिस्टम रिलायबल है और तभी हमारा सिस्टम एफिशिएंट है। अदरवाइज आप डेटा को लो और सिंपली कहीं रख दो तो उसको एक्सेस करने में भी टाइम लगेगा, हो सकता है एक्सेस भी ना हो पाए, आपको लोकेशन नहीं पता है। इन सब खामियों से ओवरकम होने के लिए और सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए ही हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी कंपनी में आप जाओगे इंटरव्यू के लिए तो डेफिनेटली दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर। गॉट इट? So if you have any query related to this video, please drop me your query at given mail ID. We'll have a live session and मैं आपको वहाँ पे डाउट क्लियर करूँगा। So thank you everyone.